हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस वीलॉग। सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत बधाई। आई विश ए वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ द व्यूअर्स ऑफ दिस चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जिन क्लर्क्स की डिपार्टमेंट चेंज करने के बाद नई ज्वाइनिंग हुई है नए डिपार्टमेंट में, उनकी डिटेल्स हम कैसे एंटर कर सकते हैं ई सैलरी में और HRMS में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि कुछ कमेंट्स आए थे लास्ट वीडियो पे, जिसमें हमने डाटा फ्रीज करने के बारे में वीडियो बनाई थी। उन कमेंट्स में पूछा गया था कि अगर किसी एम्प्लॉय का सेम डिपार्टमेंट रहता है तो उसकी ज्वाइनिंग और डाटा फ्रीज हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर किसी एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट सेम रहा है तो भी सेम प्रोसेस होगा। आपको पहले उसका डाटा फ्रीज करना है, उसके बाद नए सिरे से उसकी ज्वाइनिंग दिखानी है, जिस डेट को उसने ज्वाइन किया है, जो नई लिस्ट जारी हुई थी उसके बाद। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मेकर को लॉगिन करना है। मेकर को लॉगिन करने के बाद एम्प्लॉय का जो सबसे पहला ऑप्शन है उसमें सबसे पहला ऑप्शन है ऊपर अलॉटमेंट ऑफ यूसीपी कोड, इस पे क्लिक करें। यहां आपका जो यूनिक कोड था पहले डिपार्टमेंट में, यूनिक कोड आपका सेम वही रहेगा। तो आपको जो भी लास्ट आपका यूनिक कोड था वो एंटर करना है। अगर किसी को उसका यूनिक कोड याद नहीं है तो यहाँ से वो पे टाइप में एम्प्लॉय एंटर करके और फिर अपना पैन नंबर एंटर करेगा तो उसका यूनिक कोड शो हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अगर कोई एम्प्लॉय अपना पैन नंबर एंटर करता है, उसके बाद टैब प्रेस करेगा तो यहाँ पर उसका यूनिक कोड आ जाएगा। ये डिटेल शो हो चुकी है। तो इस तरीके से अगर आपको यूनिक कोड का नहीं पता तो आप यूनिक कोड जान सकते हैं। अगर पैन नंबर से भी यूनिक कोड का पता नहीं चल रहा तो जिस अकाउंट में आपकी लास्ट सैलरी आई थी, जब वो आप अकाउंट नंबर एंटर करेंगे तो आपको यूनिक कोड दिखा देगा। अगर आपको यूनिक कोड का पता है तो सबसे पहले वाला जो बॉक्स है उसमें यूनिक कोड एंटर करें। यूनिक कोड एंटर करने के बाद कहीं भी बाहर क्लिक कर दें या फिर टैब प्रेस करें। टैब दबाते ही ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी उस एम्प्लॉय की। यहाँ से फिर आपको उसका डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, जिस भी डिपार्टमेंट में अब उसने ज्वाइन किया है। डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के बाद ये कोड एंटर करें। उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक करके और सबमिट डिटेल पे क्लिक करें। तो ये यूनिक कोड सेव हो चुका है आपके डीडीओ के साथ। अब सबसे पहले आप चेकर लॉगिन करके इसको वेरीफाई करें। चेकर को लॉगिन करने के बाद सबसे पहले एम्प्लॉइज है, उसमें सबसे पहला ही ऑप्शन है वेरीफाई पे डिटेल फॉर ईपीएस। यहाँ पर जिसकी भी डिटेल आपने एंटर की थी उसकी व्यू डिटेल करके और उसको वेरीफाई कर दें। वेरीफाई करने के बाद आपको दोबारा से मेकर लॉगिन करना है। दोबारा से मेकर को लॉगिन करने के बाद हम एम्प्लॉय में जाएंगे और यहाँ पर ऐड एम्प्लॉय डिटेल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप उस एम्प्लॉय का यूनिक कोड एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं यूनिक कोड। जो भी एम्प्लॉय है उसका या तो यहाँ से यूनिक कोड सिलेक्ट कर लें, अदरवाइज ऊपर फिल कर दें। तो ये डिटेल्स आ जाएंगी कुछ, एक तो जो ऑटोमेटिक पहले से फिल हैं, बाकी जो डिटेल भरी नहीं हुई हैं उनको आप एक एक करके एंटर कर दें। एक एक करके सभी डिटेल्स एंटर करेंगे, जैसे फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करेंगे हम। यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद पोस्टल कोड। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज अगर अलग अलग है तो इसको भी एंटर करेंगे। उसके बाद बाकी की जो डिटेल्स हैं वो फिल करनी है, जैसे कि जेंडर, रिलीजन, कैटेगरी एक्सेट्रा। सभी को एक एक करके सिलेक्ट कर लें। जिन भी कॉलम्स के आगे ये स्टार लगा हुआ है वो फिल करने मैंडेटरी है, उनको ज़रूर फिल करें। बाकी को आप खाली भी छोड़ सकते हैं और बाद में भी अपडेट कर सकते हैं। सारी चीज़ें एंटर करने के बाद ये कैप्चा एंटर करना है आपको। उसके बाद ऐड पर्सनल डिटेल पे क्लिक करें। ये डिटेल्स ऐड करने के बाद ये आपको सेकंड स्टेप पे ले आएगा, जॉब डिटेल। अब यहाँ से आपको इसकी जॉब डिटेल एंटर करनी है। इन क्लर्क्स के लिए भी प्रोसीजर सेम ही है, जैसे कोई भी नया एम्प्लॉय आता है उसके लिए जैसे हम डिटेल्स ऐड करते हैं सेम प्रोसेस है। बस पहले स्टेप पे यूनिक कोड ओपन करना होता है हमें नए एम्प्लॉय का, और इनका पहले से ही यूनिक कोड बना हुआ है, सिर्फ यही डिफरेंस है। अब उसके बाद टाइप ऑफ सर्विस सिलेक्ट करें। टाइप ऑफ सर्विस में स्टेट गवर्नमेंट सर्विस। उसके बाद नेचर ऑफ सर्विस फ्रेश अपॉइंटमेंट ही सिलेक्ट करनी है हमें इनकी, क्योंकि अभी कोर्ट का डिसीजन नहीं आया है। तो एक तरीके से फ्रेश अपॉइंटमेंट है। अगर कोर्ट का डिसीजन कुछ और आता है तो उसके बाद में एनआईसी से इसको चेंज करवा सकते हैं। अब यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑर्डर और अपॉइंटिंग अथॉरिटी एंटर करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम एंटर कर देते हैं क्योंकि हमारे पास डिटेल्स आई हुई हैं।
इसके बाद हमें जो एम्प्लॉई है उसका डेजिग्नेशन जिसमें भी है वो उसका ग्रुप सिलेक्ट करना है। जैसे ग्रुप सी का एम्प्लॉई है, इनकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट सिलेक्ट करनी है। इसमें आप जो इनकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है जो करंट की है वही एंटर करें। डेट ऑफ सुपरएनुएशन ये अपने आप उठा लेगा, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से डेट ऑफ सुपरएनुएशन अपने आप कैलकुलेट कर लेगा ये। उसके बाद डेजिग्नेशन जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट पे था वो भी सेम ही है, वही एंटर करें। डेट ऑफ ज्वाइनिंग करंट डेजिग्नेशन पे भी वही रहेगी जो पहले वाली डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है। प्रमोशन के केस में ये चेंज हो जाती है। अब जैसे इस एम्प्लॉय ने 28 जुलाई को ज्वाइन किया है तो 1 जनवरी को इनके 6 महीने पूरे नहीं होते, तो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट 1 जुलाई 2023 को जाएगी इनकी। तो इस हिसाब से डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट सेलेक्ट करें, जुलाई या जनवरी। इसके बाद नॉन गजटेड के बाद सर्विस टाइप में रेगुलर। उसके बाद रिक्रूटमेंट मोड में हमें डायरेक्ट सेलेक्ट करना है और जो डिपार्टमेंट है उसमें HSSC। अब फिर हमें कोड एंटर करना है। उसके बाद जॉब डिटेल अपडेट। अब थर्ड स्टेप पे आएगा ऐड सैलरी डिटेल। ये वाला पार्ट सबसे क्रूशियल है। कई एम्प्लॉयज़ के बाद में कमेंट्स आते हैं कि हमारी जो सैलरी है एम्प्लॉय की वो अभी भी 6th पे कमीशन में बन रही है और इसको रिवाइज कैसे किया जाए। तो यहाँ पर ये जो डिटेल्स हैं सैलरी की ये ठीक तरीके से एंटर करें ताकि गलती ना हो। सबसे पहले पे कमीशन सेलेक्ट करें। यहाँ से अगर आप 7th पे कमीशन सेलेक्ट करेंगे तो ये नहीं उठाएगा डिटेल्स। यहाँ पर आपको 6th पे कमीशन सेलेक्ट करना है और जो 7th पे कमीशन है वो हमें HRMS में जाके ठीक करना है। तो ये जो 2 स्टेप हैं ई सैलरी में और HRMS में, इनका स्पेशल ध्यान रखें। 6th पे कमीशन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो भी पे बिल कोड है जिसमें भी उसकी सैलरी निकलेगी वो सिलेक्ट करें। NPS का है तो NPS, GPF वाला एम्प्लॉय है तो GPF। इसके बाद पे स्केल सेलेक्ट करना है हमें। क्लर्क के लिए जैसे 1900 ग्रेड पे है, बेसिक पे यहाँ पर हमें 6th पे कमीशन के हिसाब से एंटर करनी है और ग्रेड पे भी 6th पे कमीशन वाला। ये बेसिकली एंटर करवाया जाता था HRA कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि इससे पहले हमें HRA 6th पे कमीशन के हिसाब से मिल रहा था। अब वो HRA रिवाइज हो चुका है, लेकिन फिर भी इनके द्वारा ई सैलरी का पोर्टल अभी तक अपडेट नहीं किया गया है। यहाँ पर अभी भी 6th पे कमीशन ही उठा रहा है, ये 7th पे कमीशन सेलेक्ट करने पर कुछ भी नहीं आता। आगे हो सकता है ना इसी वाले इसको अपडेट कर दें, लेकिन अभी तक यही प्रोसेस है। इसी तरीके से एंट्री करें। ये एंट्रीज करने के बाद अगर किसी एम्प्लॉय को पर्सनल पे मिल रही है तो पर्सनल पे एंटर करें। NPA अगर किसी को मिल रहा है तो वो एंटर करें। यहाँ पर फिलहाल हम क्लर्क्स की ज्वाइनिंग करवा रहे हैं तो इनके लिए पर्सनल पे या फिर NPA कुछ भी नहीं है, तो सीधा हम गवर्नमेंट अकोमोडेशन पे आएंगे। अगर किसी को गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिला हुआ है तो यस सिलेक्ट करें, अदरवाइज नो करके और उसका HRA सिलेक्ट करना है कि XYZ में से किस क्लास का HRA उस एम्प्लॉय को मिल रहा है, वो यहाँ पर एंटर करें। अगर किसी को एडिशनल HRA मिल रहा है तो वो भी हम एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज इस नीचे वाले कॉलम को 00 ही रहने दें। अगर किसी एम्प्लॉय की ड्यूटी मोरनी हिल्स की तरफ आई है तो मोरनी हिल्स के लिए अलाउंस मिलता है अलग से, वो हम एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज इसको भी 0 छोड़ के फिर मेडिकल अलाउंस एंटर करेंगे हम। यहाँ पर अगर हम किसी ग्रुप डी के नए एम्प्लॉय की एंट्रीज करते तो वॉशिंग अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस भी एंटर करते, लेकिन क्लास सी के एम्प्लॉय के लिए ये नहीं है अप्लीकेबल है, तो इसको 00 ही रहने दें। अगर कोई एम्प्लॉय फिजिकली हैंडीकैप है तो उसका हैंडीकैप अलाउंस भी एंटर करें, अदरवाइज इसको भी 0 रहने दें। इसके बाद रिमार्क्स में अगर आप कुछ एंटर करना चाहें तो एंटर कर दें, अदरवाइज सीधा कोड एंटर करें और इसको अपडेट कर दें। अब हमें डिडक्शन डिटेल्स एंटर करनी है। 4th स्टेप पे हमसे डिडक्शन की डिटेल मांगेगा ये। तो सबसे पहले तो कार यूसेज का ऑप्शन है, ये क्लर्क पे एप्लीकेबल नहीं है, इसको ना छेड़ें। उसके बाद इनकम टैक्स का जो ओल्ड राइम और न्यू राइम है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, इसको सिलेक्ट करें। मैक्सिमम एम्प्लॉयज अभी भी ओल्ड राइम में ही इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, तो ऑप्शन 1 सिलेक्ट करें। उसके बाद GIS की एंट्री कर दें। GIS की एंट्री 30 रुपये है क्लास सी के एम्प्लॉय के लिए। अगर किसी एम्प्लॉय ने LIC करवा रखी है तो यहाँ से उसकी डायरेक्ट किस्त भी कट सकती हैं, वो आप एंटर कर सकते हैं। अगर नहीं तो इसको भी खाली रहने दें। अगर ये सब डिटेल्स एंटर करने के बाद किसी एम्प्लॉय का इनकम टैक्स कटता है तो यहाँ पर जब हम 0 छोड़ देते हैं तो भी इनकम टैक्स कट जाता है। इसकी जगह अगर हम उस एम्प्लॉय का 1 कर देंगे तो इनकम टैक्स 0 कटेगा। तो अगर किसी भी नए या पुराने एम्प्लॉय का इनकम टैक्स कट रहा है तो यहाँ 0 की जगह 1 कर दें, उसका इनकम टैक्स कटना बंद हो जाएगा। NPS एरियर किसी एम्प्लॉय का नहीं काटना है इनमें से, तो NPS एरियर को 0 रहने दें। NPS एरियर तभी कटता है जब पहले 2 महीने की सैलरी हम विदाउट NPS नंबर के जनरेट करते हैं, तो उसके बाद NPS नंबर आ जाता है, तो हमें सैलरी जब हम बनाते हैं तो उसमें उसके 2 महीने का NPS एरियर भी डालते हैं। लाइसेंस फीस वगैरह उस केस में हम एंटर करेंगे जब किसी एम्प्लॉय को गवर्नमेंट अलॉटमेंट हो रखी है हाउस की। अदरवाइज इसको सभी कॉलम्स को ऐसे ही खाली छोड़ के ऐड डिडक्शन पे क्लिक करें।
अब ये डिडक्शन भी आपकी अपडेट हो चुकी है। लास्ट में लोन डिटेल्स हैं। नया एम्प्लॉई है तो कोई भी लोन इसको नहीं मिला होगा, इसलिए इसको कैंसिल कर दें। तो ये सारी डिटेल्स इसकी एंटर हो चुकी हैं। अब हम दोबारा से चेकर को लॉगिन करेंगे। चेकर को लॉगिन करने के बाद हम एम्प्लॉय में जाएंगे और सेकंड स्टेप पे वेरीफाई एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन चेंज है। इसमें जो भी हमने डिटेल्स एंटर की हैं इस एम्प्लॉय की, उन सभी को वेरीफाई करेंगे। अगर कोई डिटेल गलत है तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर सारी डिटेल्स ठीक हैं तो इनको वेरीफाई करते रहें। एक एक करके सभी डिटेल्स वेरीफाई कर देंगे तो रिकॉर्ड वेरीफाइड सक्सेसफुली आ जाएगा। उसके बाद हम चेकर में मेन मेन्यू पे वापस आएंगे और एक्सपोर्ट डाटा टू एचआरएमएस पे क्लिक करेंगे। यहां पर हमें अपना डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है। डिपार्टमेंट सिलेक्ट करने के बाद हमें नॉन अपडेटेड एम्प्लॉय पे क्लिक करना है। यहां पर वे सभी एम्प्लॉयज के नाम शो हो जाएंगे जिनकी डिटेल्स हमने अपडेट नहीं की हैं। जैसे ये नया एम्प्लॉय था गौरव, तो इसके सामने जो एडिट का बटन है उस पर अब हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसकी डिटेल्स ओपन होंगी। जो भी डिटेल्स फिल नहीं हो रखी उनको हम फिल करेंगे। जैसे ऑफिस ऑफ पोस्टिंग सिलेक्ट करना है हमें, तो जो भी आपका ऑफिस है वो सिलेक्ट करें। उसके बाद कैडर कंट्रोल अथॉरिटी सिलेक्ट करना है। जो भी आपकी अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है वो आपकी कैडर कंट्रोल अथॉरिटी होती है, उसको सिलेक्ट करें। उसके बाद डेजिग्नेशन सिलेक्ट करने के बाद हमें रूल सिलेक्ट करने हैं, किस रूल के तहत वो एम्प्लॉय काम कर रहा है। तो जो भी रूल इस एम्प्लॉय के ऊपर एप्लीकेबल है वो रूल सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सर्विस बुक किस ऑफिस में मेंटेन होती है वो सिलेक्ट करें। सर्विस बुक में जहाँ से इस एम्प्लॉय की सैलरी निकलती है वही सिलेक्ट करना है आपने। अगर इस ऑप्शन में सर्विस बुक मेंटेन्ड एट, इसमें अगर आप कोई दूसरा ऑफिस सिलेक्ट करेंगे तो फिर ये एचआरएमएस में या फिर ई सैलरी में इस एम्प्लॉय का नाम आपको शो नहीं होगा। और कई बार ऐसा होता है कि आप वीडियो को काट काट के देख लेते हैं बीच में से और आप कोई गलती कर जाते हैं डिटेल्स फिल करने में, फिर आप कमेंट करके पूछते रहते हैं कि एम्प्लॉय का नाम शो नहीं हो रहा, हम क्या करें। तो इसलिए वीडियोज़ को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो के अंदर ही कई क्वेश्चन के जवाब होते हैं। सर्विस बुक मेंटेन एट सेलेक्ट करने के बाद एसीआर सेलेक्ट करनी है आपने। एसीआर किस ऑफिस में मेंटेन होती हैं, ये हर डिपार्टमेंट का अलग अलग लेवल हो सकता है, तो अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से इसको सिलेक्ट करें। इसके बाद जब हम इसको सेव करेंगे तो जिस भी एम्प्लॉय के फादर नेम में लास्ट नेम नहीं है तो उसको ये सेव नहीं करता। जैसे मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा तो ये दिखाएगा प्लीज फिल द फादर लास्ट नेम। तो अगर किसी एम्प्लॉय के डॉक्यूमेंट्स में फादर का लास्ट नेम नहीं है तो आप यहाँ पर सिर्फ डॉट लगा सकते हैं। डॉट लगा के और इसको अपडेट कर दें। यस पे क्लिक करें तो ये आपका जो एम्प्लॉय की डिटेल्स हैं ये एचआरएमएस में शिफ्ट हो चुकी हैं। ई सैलरी के जितने प्रोसेस थे वो सभी हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अब ये सारी डिटेल एचआरएमएस में चली गई हैं। अब एक एक करके हमें एचआरएमएस में सारी डिटेल्स की एंट्री करनी है। तो चलिए अब हम एचआरएमएस को लॉगिन कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम एचआरएमएस पर चेकर लॉगिन करेंगे। चेकर लॉगिन करने के बाद जब ट्रांजैक्शंस में जाके हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन और उसके बाद एम्प्लॉय बेसिक इन्फॉर्मेशन अपडेशन में जाएंगे। यहाँ से हमें डेजिग्नेशन सेलेक्ट करना है। डेजिग्नेशन सेलेक्ट करते ही ये हमें शो कर देगा कितने एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड हम फाइनल कर चुके हैं और कितने का अभी मेकर के पास पेंडिंग है। तो अभी हमने जिस क्लर्क की डिटेल्स एंटर की थी वो भी मेकर के पास पेंडिंग है, तो हमें मेकर लॉगिन करके उसकी डिटेल्स एंटर करनी है। तो इसको लॉग आउट करके हम मेकर वाली आईडी से लॉगिन करेंगे एचआरएमएस पर। यहाँ से मेकर सिलेक्ट करें और यहाँ पर हमें यह भी ध्यान रखना है कि मेकर हम उसी आईडी से लॉगिन करें जिसको भी क्लर्क के पोस्ट असाइन कर रखी है, किसी दूसरी आईडी से लॉगिन ना करें। मेकर से लॉगिन करने के बाद फिर हमें जाना है ट्रांजैक्शंस में, हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शंस और एम्प्लॉय बेसिक इन्फॉर्मेशन अपडेशन। यहाँ से हमें डेजिग्नेशन सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी एम्प्लॉय हमारे पास आया हुआ है जिसकी डिटेल्स फिल नहीं की हैं उसके सामने एडिट पे क्लिक करें। जो डिटेल हमने ई सैलरी में एंटर की थी उसमें से मोस्टली डिटेल्स इसमें फिल हुई मिलेंगी। बाकी जो डिटेल्स नहीं हैं उनको हम एक एक करके एंटर कर देंगे। जैसे कि इसमें 5 स्टेप हैं, पांचों स्टेप पे एक एक करके हमने सभी डिटेल्स एंटर करनी है और इनको क्रॉस वेरीफाई भी कर लें कि ये सभी डिटेल्स ठीक हैं। फर्स्ट स्टेप पे सभी डिटेल्स सेम हैं तो इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद सेकंड स्टेप है, यहाँ पर अगर किसी एम्प्लॉय की प्रीवियस सर्विस हमें काउंट करनी है तो इसको टिक करेंगे और प्रीवियस सर्विस की डिटेल्स एंटर करेंगे। लेकिन इस केस में अभी तक कोर्ट से कोई भी डिसीजन नहीं हुआ है तो प्रीवियस सर्विस काउंट ना करें। इसके बाद हमें ट्रेजरी सेलेक्ट करनी है, उसके बाद सब ट्रेजरी, इसके बाद डीडीओ, एक एक करके सभी डिटेल सेलेक्ट करते रहें। अब यहाँ पर जो हमें फंक्शनल पे स्केल सेलेक्ट करना है वो 7th पे कमीशन के हिसाब से सिलेक्ट करना है। यहाँ पर इस स्टेप का भी ध्यान रखें, जैसा कि मैंने आपको ई सैलरी में बताया था, ई सैलरी में हमने 6th पे कमीशन सेलेक्ट किया था।
यहाँ पर HRMS में आने के बाद हमें FPL2 सिलेक्ट करना है। जिस स्केल में भी क्लर्क की पे बननी है वही स्केल सिलेक्ट करें 7th पे कमीशन के हिसाब से। यहाँ से अगर आप 7th पे कमीशन के हिसाब से सिलेक्ट करेंगे तभी उसकी सैलरी 7th पे कमीशन के हिसाब से ठीक बनेगी। यहाँ पर अगर आपने गड़बड़ की तो फिर वो 6th पे कमीशन के हिसाब से सैलरी उठाएगा। FPL सिलेक्ट करने के बाद बेसिक पे एंटर करें। बाकी डिटेल्स ऑटोमेटिक फिल होके आ चुकी हैं। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे जाएं। यहाँ पर भी डिटेल्स चेक कर लें कि जो डिटेल्स आपने एंटर की थी वो ठीक है या नहीं। एक आधी डिटेल जो अभी भी भरी हुई नहीं आ रही है उसको एंटर कर दें। यहाँ पर जो पे स्केल है वो 6th पे कमीशन के हिसाब से ही आ रहा है, इसको ना छेड़ें, इसको ऐसे के ऐसे रहने दें। जो ये इन्फॉर्मेशन है एज पर ई पोस्ट वर्किंग अगेंस्ट द पोस्ट, यहाँ पर 6th पे कमीशन के हिसाब से ही रहने दें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है करंट डिटेल फॉर ई सैलरी। जो करंट डिटेल फॉर ई सैलरी है इसमें दोबारा से हमें 7th पे कमीशन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जैसे ये 6th पे कमीशन की एंट्री की थी हमने ई सैलरी में, तो इसको चेंज करके यहाँ से FPL2 सिलेक्ट करें जो भी इनका लेवल है। पे स्केल सेलेक्ट करने के बाद बेसिक पे 19,900। तो इस स्टेप पर आकर आपको दो जगह पे सैलरी का ध्यान रखना है। एक तो सबसे पहले जो सबसे ऊपर हमने एंटर की थी फंक्शनल पे लेवल और बेसिक पे एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। उसके बाद नीचे आने के बाद जो करंट डिटेल फॉर ई सैलरी है वहां पर भी हमने 7th पे कमीशन एंटर करना है। अगर दो जगह पर यहाँ पर आप ये एंट्रीज ठीक कर देंगे तो आपकी सैलरी बिल्कुल ठीक बनेगी। इसके बाद ये जो ऑफिसर डिटेल है ये एंटर करने की जरूरत नहीं है, इसको सेव एंड नेक्स्ट कर दें। तो ये सेकंड स्टेप सबसे ज्यादा जरूरी है इनकी एंट्रीज करने के लिए। तो यहाँ पर सेकंड स्टेप का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर आपने गलती कर दी तो फिर इनकी डिटेल्स को ठीक करना बहुत मुश्किल है। तो सेकंड स्टेप पे जो डिटेल्स हैं उनको बिल्कुल ध्यान से एंटर करें। इसके बाद थर्ड स्टेप पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। ये डिटेल्स भी ई सैलरी से आ चुकी हैं। फिजिकल डिसेबल में अगर कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो नो डिसेबिलिटी सिलेक्ट करें, अदरवाइज जिस भी टाइप से फिजिकल हैंडीकैप है वो एंटर कर सकते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन के नीचे बॉक्स पे टिक करें। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल भी ई सैलरी से आ चुकी है। यहाँ पर अगर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इसको टिक कर दें। जो डिटेल्स एंटर नहीं है जैसे होम डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड, इनको आप मैनुअली एंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करना मैंडेटरी है, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करें एम्प्लॉय का। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। बैंक डिटेल्स भी ई सैलरी से उठा ली है इसने। अगर NPS का एम्प्लॉय है तो यहाँ से आपको NA सिलेक्ट करना पड़ेगा। पुराना नंबर अपने आप ई सैलरी से इसने उठा लिया है। GIS नंबर अगर किसी एम्प्लॉय को लौट हो चुका है तो GIS नंबर एंटर करें, अदरवाइज इसको सेव कर दें। तो ये आपके सभी स्टेप जो HRMS के हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं डिटेल्स की एंट्री करने के। अब आपको ये सारी डिटेल्स चेकर से वेरीफाई करनी है। वेरिफिकेशन के भी 3-4 स्टेप हैं, इनको भी ध्यान से देख लें। सेव होने के बाद अब हमें इसको फॉरवर्ड करना है। फॉरवर्ड करते ही ये डिटेल्स चेकर के पास पहुंच जाएंगी। अब ये 2-3 स्टेप होंगे, एक बार हमें चेकर से वेरीफाई करना पड़ेगा फिर मेकर से, तो इसलिए इनकॉग्निटो विंडो में चेकर को अलग से लॉगिन कर लें ताकि दोनों आईडीज साथ साथ खुली रहें और हमें बार बार लॉगिन करने की जरूरत ना पड़े। यहाँ पर आप दोबारा से चेकर को लॉगिन करने के बाद ट्रांजैक्शंस में जाएंगे, फिर हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन और एम्प्लॉय बेसिक इन्फॉर्मेशन अपडेशन। उसके बाद डेजिग्नेशन सिलेक्ट करें। अब जो डिटेल्स की एंट्री करके मेकर ने रिकॉर्ड फॉरवर्ड किया है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। इस एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को यहाँ से वेरीफाई करें। वेरीफाई पे क्लिक करते ही जो भी 5 स्टेप की डिटेल आपने एंटर की थी उनको दोबारा से शो करेगा ये, ताकि अगर किसी में कहीं कोई गलती है तो आप उसको चेक कर लें। एक एक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहें। सेकंड स्टेप में मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा कि अगर किसी से यहाँ पर 6th पे कमीशन की एंट्री हो गई है लास्ट स्टेप में जो हमें मेकर से एंट्रीज की थी, और इसके बाद जो ये स्टेप है करंट डिटेल फॉर ई सैलरी, यहाँ पर 7th पे कमीशन की जगह 6th पे कमीशन की एंट्री हो गई है, तो यहाँ से अभी तक भी आप इसको अनवेरीफाई कर सकते हैं। जब तक ये डिटेल्स फाइनल नहीं हो जाती तब तक इसको सिलेक्ट कर लें, अदरवाइज उसकी सैलरी गलत बनेगी अगर ये ठीक नहीं हुआ तो। बाकी की जो डिटेल्स हैं वो इतनी जरूरी नहीं है। एक सेकंड स्टेप पे डिटेल ऑफ सर्विस और दूसरा लास्ट स्टेप पे बैंक डिटेल्स। सिर्फ ये 2 डिटेल्स ऐसी हैं जिनको चेक करना मैंडेटरी है और जो ठीक होनी चाहिए। अब यहाँ लास्ट स्टेप में आने के बाद अगर आपको कोई गलती लगती है तो इसको रीसेंड टू मेकर कर सकते हैं आप रेक्टिफिकेशन के लिए। अगर ये सब सारी डिटेल्स ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेकंड स्टेप पे डिटेल ऑफ सर्विस में 7th पे कमीशन की एंट्री जरूर चेक करें। अगर ये सारी डिटेल ठीक है तो इसको वेरीफाई कर दें। अब दोबारा से आपको डेजिग्नेशन सिलेक्ट करना है। अब ये थर्ड स्टेप में एम्प्लॉय पहुंच चुका है, सेट ऑब्जेक्शन डेट, इस पे क्लिक करें। यहाँ पर अब आपको डेट की एंट्री करनी है कि किस डेट तक एम्प्लॉय ऑब्जेक्शन कर सकता है अपने रिकॉर्ड पे। तो जो भी आप डेट देना चाहते हैं 1-2 दिन की वो आप दे सकते हैं। अगर एम्प्लॉय आपके साथ में बैठ के अपनी डिटेल्स की एंट्री करवा रहा है तो जिस डेट को आप एंट्री कर रहे हैं वही डेट ऑब्जेक्शन डेट सेलेक्ट करके सेट डेट पे क्लिक करें। इसके बाद दोबारा से मेकर को ओपन करें।
मेकर को ओपन करने के बाद डेजिग्नेशन सिलेक्ट करें। जब आप मेकर में डेजिग्नेशन सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर वेरीफाई एंड फॉरवर्ड एम्प्लॉय डिटेल में दोबारा से ये एम्प्लॉय शो होगा, इस पे क्लिक करें। यहाँ तक भी अगर कोई एंट्री गलत है तो आप इसको ठीक कर सकते हैं, या फिर सभी डिटेल ठीक है तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। दोबारा से वेरीफाई करके दोबारा से HRMS के चेकर के पास फॉरवर्ड कर दें। इसके बाद फिर से हमें चेकर को लॉगिन करना है। चेकर को जब आप ओपन करेंगे, यहाँ से एक बार सिलेक्ट पे क्लिक करें और दोबारा से क्लर्क डेजिग्नेशन को सिलेक्ट करें। तो यहाँ पर रेडी फॉर फाइनलाइजेशन में आपको ये रिकॉर्ड शो हो जाएगा। यहाँ पर सारी डिटेल्स हमने चेक कर ली हैं और एम्प्लॉई एक्शन में भी नो ऑब्जेक्शन आ चुका है। अब इसके डाटा को आप फ्रीज कर सकते हैं। फ्रीज करते ही यहाँ पर 7 रिकॉर्ड थे तो 8 रिकॉर्ड हो जाएंगे। सभी एम्प्लॉइज के रिकॉर्ड फाइनल हो चुके हैं। अब अगर आप इसको चेक करेंगे कि इसकी सैलरी वगैरह ठीक बन रही है या नहीं, तो आप ट्रांजैक्शन में जाएंगे। ट्रांजैक्शन में जाने के बाद सैलरी जनरेशन पे क्लिक करें। इसके बाद हमें मंथ सिलेक्ट करना है कि किस मंथ की हमें सैलरी बनानी है एम्प्लॉय की। इस एम्प्लॉय ने जुलाई में ज्वाइन किया था तो अगस्त की इसकी सैलरी पूरी बनेगी। तो हम अगस्त की सैलरी को सिलेक्ट करके देखते हैं कि इसकी सैलरी ठीक बन रही है या नहीं। डेजिग्नेशन वगैरह सिलेक्ट करके सबमिट करें। अब अगर यहाँ पर आप चेक करेंगे तो इस गौरव की एंट्री हमने की थी। ये जो नए क्लर्क हैं उसमें अपॉइंटमेंट हुई है गौरव की। इसकी आप यहाँ पर सैलरी देखेंगे तो 19,900 सैलरी बन रही है 7th पे कमीशन के हिसाब से, जो कि बिल्कुल ठीक है। अगर जैसा कि मैंने आपको बताया था सेकंड स्टेप पे आप गलती करते हैं तो यहाँ पे ये 6th पे कमीशन के हिसाब से सैलरी बनाएगा और फिर आपको इसको अपडेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरी देखें, ध्यान से देखें और एक एक एंट्री ठीक करें। अब हम चाहें तो इसकी सैलरी को फॉरवर्ड करके इसकी सैलरी जनरेट कर सकते हैं। तो ये पूरा स्टेप था। ई सैलरी में और HRMS में जो नए क्लर्क आए हैं उनकी डिटेल्स की एंट्री हमने कैसे करनी है। इसके अलावा ये वीडियो उन सभी नए एम्प्लॉइज के लिए यूजफुल होगी जिन्होंने अभी किसी डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया है या फिर जो आने वाले कुछ टाइम के बाद ज्वाइन करेंगे, जिनकी नई नौकरी लगेगी, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल है। जो बिल्कुल सबसे पहला स्टेप है UCP कोड जनरेट करने का, वो इन क्लर्क के लिए हमने नहीं करना है। जो क्लर्क को UCP जनरेट हो रखा है पहले से, वही UCP कोड यूज होगा। बाकी जितने भी स्टेप हैं सारे के सारे सेम हैं। बस अगर कोई नया एम्प्लॉय आता है तो उसका हमें पहले यूनिक कोड भी जनरेट करना पड़ेगा अगर इन फ्यूचर कोई नया एम्प्लॉय अपॉइंट होता है हमारे डिपार्टमेंट में। बाकी सभी स्टेप्स उसके लिए भी सेम ही रहेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है, इसको ध्यान से देखें और वीडियो को काट काट के ना देखें, नहीं तो आप कोई स्टेप मिस कर जाएंगे और फिर कमेंट करके पूछते रहेंगे कि यहाँ पर गलती होगी, इसको ठीक कैसे करें। इसके अलावा आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया हो या आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं या फिर ईमेल करें eofficevlog@gmail.com पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।